अभी अपन देख रहे थे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, जिसमें से पहला हो गया था आपका चक्रीय प्रक्रम, दूसरा आपका था समतापी प्रक्रम और तीसरा है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। तो दो हो गए हैं, आपका तीसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में आपका क्या है, ताप का विनिमय नहीं होता, मतलब निकाय और प्रतिवेश के संबंध क्या है, पूरी तरह से कट जाता है। मतलब अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती, ना ही बाहर से ली जाती है। तो ऊष्मा में परिवर्तन क्या हो गया आपका, डेल क्यू। डेल क्यू क्या हो गया आपका, शून्य हो गया, क्योंकि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना अंदर की बाहर जा रही है, ना बाहर की अंदर आ रही है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू इक्वल टू क्या है, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। तो डेल क्यू क्या हो गया आपका, शून्य हो गया, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, या डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल यू। तो ये संबंध क्या बता रहा है आपका, यहाँ ऋण चिन्ह लग रहा है, डेल डब्ल्यू बराबर है माइनस डेल यू के। मतलब इसका मतलब क्या है आपका, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उस समय आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। मतलब विपरीत कंडीशन को बताता है। यदि निकाय पर कार्य किया जाता है, निकाय पर कार्य करेंगे तो उस समय क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। जस्ट अपोजिट, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका एग्जाम्पल पहले भी बताया जा चुका है रुद्धोष्म प्रक्रम का। जैसे कि अचानक से यदि आपका ट्यूब, टायर का ट्यूब फट जाए, उस समय अगर तुरंत देखेंगे, वहां जाके छुएंगे, तो वहां का जो वायु है वो ठंडक रहती है। इसका कारण क्या होता है, तुरंत क्या होता है, अचानक से प्रसार होता है। प्रसार होने के कारण क्या हुआ, उसको समय नहीं मिल पाया, इतना टाइम नहीं है कि उस ऊष्मा का विनिमय हो सके। तो उसके प्रसार में क्या, प्रसारित होने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कार्य कर रहा है, निकाय प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई, इससे आंतरिक ऊर्जा में कमी मतलब ठंडक लगता है, ताप कम हो जाता है, इसलिए हमको क्या लगता है, वहां पर ठंडक लगता है। ये एक एग्जाम्पल है आपका। उसी प्रकार यदि आप क्या करोगे, अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि आपके द्वारा कार्य किया जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपका, उसका ताप बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे थर्मस सभी के घरों में है, उसमें क्या रखते हैं, जैसे हमने क्या रखा, गर्म पानी रखा। क्या रखा, गर्म पानी थर्मस में रखा। अब उसको क्या कर रहे हो, अच्छे से हिला रहे हो, क्योंकि ऊष्मा का विनिमय तो बाहर नहीं हो सकता, बाहर से ना ले सकता है ना दे सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, हिलाने से कार्य हुआ तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसका ताप बढ़ जाता है। तो ये है आपके रुद्धोष्म प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका उदाहरण। इसी प्रकार अगला है आपका पॉइंट, क्वथन प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्वथन प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में
परिवर्तन। क्वथन प्रक्रम मतलब जैसे कि हम एक अवस्था से दूसरे, जैसे अपन क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब वो उबलने लगता है तो और अधिक उसको गर्म करोगे तो जो भी ऊष्मा दी जाती है वो किसमें यूज होती है, अवस्था परिवर्तन में। मतलब पानी अब किसमें कन्वर्ट होने लगता है, वाष्प में। जब ताप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी 101 सेंटीग्रेड तक तो बॉईल होगा ही, उसके बाद क्या होगा, जो आपका पानी है वो किसमें परिवर्तित होने लगेगा, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो इसी को, उस समय की ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस स्थिति में यदि हम इसके लिए गणना करें तो आपका क्या हो जाएगा, माना कि द्रव का आयतन V1 तथा वाष्प का आयतन V2 है। अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य डेल W बराबर, आपका क्या होता है सूत्र, डेल W बराबर P डेल V। P डेल V मतलब आयतन में परिवर्तन। तो आपका आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, V1 और ये V2। तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, V2 माइनस V1। यही इसको अगर लिखना चाहे डेल के रूप में तो डेल V लिखते हैं, या तो V2 माइनस V1 डेल W। और आपका डेल Q कितना होगा, द्रव से में परिवर्तन में ऊष्मा कितना होगा आपका, डेल Q ये किसके बराबर होगा, गुप्त ऊष्मा। मान लीजिए आपका द्रव का द्रव्यमान m है, उस स्थिति में उसकी गुप्त ऊष्मा यदि L हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मान लीजिए द्रव का द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान आपने लिए हैं, m है, और गुप्त ऊष्मा कितनी है, गुप्त ऊष्मा को L, कैपिटल L से डिनोट करते हैं, L है। उस स्थिति में डेल Q इक्वल टू होता है सूत्र आपका m इंटू L। डेल Q इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू L। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, सूत्र क्या है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, डेल Q इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। ये है डेल Q का मान कितना आया, mn, और डेल W का मान कितना है, P V2 माइनस V1 प्लस डेल U। हमको किसकी गणना करनी है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड। तो आपका कितना आ जाएगा, डेल U इक्वल टू ml माइनस P V2 माइनस V1। ये है आपका क्वथन प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र, डेल U इक्वल टू ml माइनस P V2 माइनस V1। तो ये हो गया आपका, इसको किससे निकाला आपने, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। इसी प्रकार अन्य एक और रिलेशन है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम में P, V और T में संबंध, इसको भी हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से
निकाल सकते हैं। आपको रुद्धोष प्रक्रम में किसका निकालना है? पी, वी और टी में संबंध निकालना है। पी, वी, टी में संबंध, इसको भी आप किससे निकालोगे? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो हम रुद्धोष प्रक्रम में जो कंडीशन लागू होते हैं उसको देखते हैं। तो पहले ही बताया जा चुका है, रुद्धोष प्रक्रम में डेल क्यू का मान क्या होता है? रुद्धोष प्रक्रम में डेल क्यू का मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि ऊष्मा का विनिमय नहीं हो सकता। तो डेल क्यू का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। यहाँ पर डेल क्यू क्या हो गया आपका? शून्य। चूंकि डेल क्यू क्या है आपका? शून्य, तो आपका डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू इक्वल टू क्या आ गया? शून्य। इक्वेशन फर्स्ट। अब डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका? चूंकि डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी डेल वी, ये है आपका। तो इसका मान इसमें रख दें तो क्या आएगा? पी डेल वी प्लस डेल यू इक्वल टू 0। अब इसमें डेल यू में थोड़ा करेक्शन करते हैं, चेंजेस थोड़ा सा। चूंकि डेल क्यू इक्वल टू, आपने विशिष्ट ऊष्मा में पढ़ा है, स्थिर आयतन के लिए विशिष्ट ऊष्मा गैस का और स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, दो देखे हैं। तो डेल क्यू इक्वल टू सूत्र होता है उसी में NCV डेल T। उससे तुलना करने पर डेल यू इक्वल टू भी आपका ये भी ऊर्जा है, ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा ही है। तो डेल यू इक्वल टू आपका NCV डेल टी डेल टी इक्वल टू NCV। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल यू की जगह आपका, इसको थोड़ा सा आप इस रूप में लिख सकते हो, P डेल V प्लस डेल यू को डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी। एक ही मतलब है, इसका मतलब डेल यू है, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है, इसलिए इस रूप में लिखा है। तो डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी इक्वल टू क्या है आपका? 0। तो डेल यू अपॉन डेल टी की जगह क्या रख सकते हैं? NCV। तो आपका क्या हो जाएगा? P डेल V प्लस इसके जगह क्या आ जाएगा? NCV डेल T इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपका कौन सा है? सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। तो ये रिलेशन आया। अब इसमें आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT। n मोल के लिए लें, 1 मोल के लिए लें तो PV इक्वल टू RT, और n मोल के लिए लें तो PV इक्वल टू nRT। तो आपका
गैस समीकरण से PV इक्वल टू क्या होता है आपका nRT, ये हो गया। यदि दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो उस स्थिति में डेल के रूप में, तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, पहले V का हो तो P बाहर निकल जाएगा अवकलन से, P डेल V प्लस V डेल P। पहले V का तो P बाहर निकल गया डेल से, और फिर उसके बाद P का तो V बाहर निकल गया, तो ये हो गया। यहाँ nR तो कांस्टेंट है आपका, तो डेल किस में लगेगा, केवल T में, तो दोनों तरफ आपका nR डेल T, या ये भी कर सकते हैं दोनों पक्षों में डेल लेने पर, यहाँ डेल लेने पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, P डेल V प्लस V डेल P इक्वल टू आपका क्या आ गया, nR डेल T। तो डेल T का मान इस समीकरण से निकालते हैं, बाकी को दूसरे साइड, डेल T को एक साइड और बाकी को दूसरे साइड। तो डेल T इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, P डेल V प्लस V डेल P अपॉन nR, ये हो गया। अब इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, डेल T का मान समीकरण 2 में रखने पर, डेल T का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, डेल T का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो आपका कितना आएगा, समीकरण 2 क्या है, क्या है समीकरण 2, P डेल V प्लस NCV डेल T था, NCV डेल T था, तो डेल T का मान हम क्या रख रहे हैं, इतना रख रहे हैं, तो डेल T की जगह रख दीजिए इसको P डेल V प्लस V डेल P अपॉन nR, ये हो गया। इक्वल टू क्या है आपका 0, ये यहाँ n है, यहाँ भी n है, n कैंसिल हो जाएगा आपका। अब मेयर का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, या CP CV और R में संबंध पढ़ा है, क्या होता है, चूंकि CP माइनस CV के बराबर किसके होता है, R के बराबर होता है यहाँ पे, तो ये हो गया R। तो R की जगह हम क्या रख सकते हैं, CP माइनस CV। P डेल V प्लस CV, P डेल V प्लस V डेल P अपन क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इक्वल टू R। अब लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CP माइनस CV बटक नीचे आएगा और इसका ऊपर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर CP माइनस CV P डेल V प्लस CV, P डेल V प्लस V डेल P इक्वल टू R। यहाँ पर देखिए CP माइनस CV बटे के नीचे था, इसका लघुत्तम लिए यहाँ पर गुणा हो गया, और इसको यदि इधर
यहाँ पर आप 0 करेंगे ना, इक्वल टू क्या था आपका 0 था, तो इधर जाएगा तो आपका क्या होगा 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो आपका समीकरण ये बन गया। अब इसमें इसको सॉल्व करो तो आपका कितना आएगा, Cp माइनस Cv P डेल V, तो P डेल V का पहले Cp से गुणा माइनस फिर P डेल V का Cv से गुणा, तो आपका कितना आ जाएगा Cp P डेल V माइनस Cv P डेल V प्लस यहाँ पर क्या है आपका Cv का पहले इससे गुणा फिर Cv का इस पद से गुणा, Cv P डेल V प्लस Cv V डेल P इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस Cv P डेल V है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस Cv P डेल V, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है और एक का माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा Cp P डेल V प्लस Cv V डेल P इक्वल टू 0। यदि हम दोनों पक्षों का Cv से भाग दें, किससे भाग दे दें Cv, पक्षों को Cv से भाग देने पर क्या आएगा, भाग देने पर क्या आएगा, यहाँ पर Cp अपन Cv आ जाएगा, Cp अपन Cv P डेल V, और यहाँ Cv अपन Cv, तो Cv से Cv कट जाएगा, यहाँ बट्टा में Cv आएगा ना, Cv से भाग दे रहे हैं, दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल V डेल P, तो आपका प्लस V डेल P इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बताइए Cp अपन Cv क्या होता है, Cp अपन Cv किसका मान होता है, गामा, ये क्या है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है Cp और Cv, तो इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, गामा रख सकते हैं, तो गामा P डेल V प्लस V डेल P इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डेल V डेल P, ये क्या को बताएगा, डेल किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। अगर अल्प परिवर्तन हो रहा हो तो उस समय डेल की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, अवकलन के रूप में रख सकते हैं समीकरण को, तो आपका यहाँ पर डेल की जगह क्या रख देंगे, डी। डी डी अवकलन का मतलब भी परिवर्तन ही होता है, वो भी क्या को बताता है, परिवर्तन, मतलब सूक्ष्म परिवर्तन, क्या को बताता है, सूक्ष्म परिवर्तन। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, डेल की जगह डी डीवी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। समीकरण 3। अब समीकरण 3 से दोनों पक्षों को पीवी से भाग देने पर दोनों पक्षों को पीवी से भाग देने पर
समीकरण 3 में पीवी से भाग देने पर, भाग दोगे तो क्या होगा यहां से गामा, यहां बटा में यदि पीवी आ गया तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बटे में वी, तो आपका क्या होगा डी वी अपान क्या बचेगा यहां वी, प्लस यहां पर पीवी से भाग दोगे तो v कैंसिल हो जाएगा उसका, और क्या बचेगा बटा में p, तो 1/p dp इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों समाकलन कर दें, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका गामा, तो आपका ये समाकलन से बाहर निकल जाएगा 1/v dv, इसका समाकलन क्या होगा log v, और यहां पर 1/p का समाकलन होगा log p, और 0 का क्या आ जाएगा कांस्टेंट या नियतांक, ये आ जाएगा। ये आपका किस सूत्र से आया, समाकलन में चूंकि आप समाकलन करते हैं 1/x dx का, तो होता है log x, यहां से आपका समाकलन का सूत्र है 1/x dx का समाकलन क्या होता है log x, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/v उसी रूप में है, इसका समाकलन करोगे क्या आएगा log v, और यहां पर log p, ये आ गया, और 0 का क्या हो जाएगा नियतांक, यहां पर ये log इस तरफ है, ये वाला पद आपका यहाँ पे घात के रूप में लग जाएगा, तो क्या होगा log v की घात में क्या आ जाएगा गामा, प्लस log p इक्वल टू नियतांक। यहाँ पे log का फार्मूला लगा है, यहाँ किसका फार्मूला लगा है log का, log का क्या फार्मूला होता है m log n हो, इस रूप में हो तो ये किस रूप में इधर घात के रूप में लग जाता है log n की पावर m, इस प्रकार से, तो इस रूप में था आपका, तो ये इसके v के घात के रूप में लग गया। अब ये क्या है log m प्लस log n के रूप में है, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, ये होता है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ log p को पहले लिख देते हैं p v गामा, ये हो जाएगा log m प्लस log n क्या होगा log m इंटू n, तो यहाँ आपका यदि इसको पहले लिखते हैं तो log p प्लस log v गामा है, तो क्या हो जाएगा log p इंटू v की पावर गामा, ये हो गया आपका, बराबर क्या होगा नियतांक। अब log को हटाने पर इसमें log को हटा दोगे तो भी v p v गामा इक्वल टू क्या होगा आपका नियतांक ही रहेगा, यदि ये इसके बराबर है नियतांक है तो p v गामा भी किसके बराबर होगा नियतांक के ही बराबर होगा, अतः p v इक्वल टू नियतांक, ये हो गया आपका PV में संबंध निकल गया, किसके किसके बीच संबंध निकला, ये P और V के बीच संबंध निकला। इसी प्रकार हम V और T के बीच संबंध निकाल सकते हैं इसी समीकरण से, किसके किसके बीच ताप और आयतन में संबंध। तो अगला है आपका आयतन और ताप में संबंध, किस प्रकार निकलेगा,
इसी समीकरण से निकलेगा आपका ताप और आयतन में संबंध। और ताप में संबंध। अब आदर्श गैस समीकरण से सूत्र क्या होता है आपका, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। ये होता है एनमोल के लिए, PV इक्वल टू nRT। अब हमको किसके किसके बीच संबंध निकालना है, आयतन और ताप के बीच। तो यहां से दाब को हटा देंगे तो आयतन और ताप के बीच संबंध निकल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, दाब P का मान इस समीकरण से निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू nRT अपॉन V, ये है। तो P की जगह हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, nRT अपॉन V की घात गामा इक्वल टू नियतांक। ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या होगा, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, उसको हम इधर ले जाते हैं तो नियतांक ही रहेगा। अगर नियत मान को इधर ले जाओगे तो भी तो नियतांक ही रहेगा। तो आपका r को उधर ले गए, आपका क्या बचा, T V गामा, और अपान में क्या बचा है, V इक्वल टू आपका नियतांक ही हो गया। इधर क्या रहेगा, नियतांक ही बना रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब यहाँ V को ऊपर ले जाओगे तो अभी माइनस आपका प्लस में है तो भर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गामा -1, क्या आएगा, गामा -1। तो यहाँ क्या बन गया, T V गामा -1 इक्वल टू नियतांक। तो ये आपका आ गया, किसके किसके बीच संबंध आया, ये T और V के बीच संबंध। इसी प्रकार हम किसके लिए संबंध निकाल सकते हैं, P और T के बीच संबंध। तो P और T के बीच संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः वही PV की घात गामा इक्वल टू नियतांक में अब किसका मान निकाल लेंगे, किसका मान निकालेंगे, V का मान निकाल देंगे, जिससे आपका पद किस रूप में आ जाएगा, P और T के रूप में आ जाएगा। तो अब किस में निकालेंगे संबंध, P और T के मध्य। P और T में संबंध। अब पुनः आपने पहला समीकरण क्या निकाला था, P V की घात गामा इक्वल टू क्या निकाला था, नियतांक। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, गैस समीकरण क्या होता है, गैस समीकरण PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब हम किसका मान निकालेंगे, हमको किसके किसके बीच संबंध चाहिए, P और T। तो केवल हम पद में P और T को रहने देंगे, V को हटा देंगे। तो V को हटाने के लिए पद किस रूप में चाहिए, P के रूप में। तो यहाँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, P V की घात गामा है तो V के जगह आपका क्या रख दिए, क्या आ गया V के जगह, nRT अपॉन P की घात गामा इक्वल टू नियतांक।
ये हो गया। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उधर ले जाते हैं तो आपका मान कांस्टेंट ही रहेगा। बाकी को हमको किसको रखना है इधर, P और T को। तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा, आपका N R तो इधर चला गया कांस्टेंट वैल्यू में, क्या बचा यहाँ पर P, और यहाँ पर क्या बचा T अपान P गामा इक्वल टू नियतांक। T की घात गामा, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है, P की घात गामा है। ये ऊपर जाएगा तो ये तो P ऑलरेडी था, ये P ऊपर जाएगा तो P क्या माइनस गामा हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू नियतांक। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, T की घात गामा और यहाँ का 1 और माइनस गामा, 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यदि दोनों पक्षों में 1 गामा का क्या कर दें, घातों में गुणा कर दें, तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा दोनों पक्षों में। तो यहाँ यदि 1 गामा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं एक नियतांक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि 1 अपान गामा घात में क्या कर दें अपन इस प्रकार गुणा कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा, अंदर घात का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, गामा है और यहाँ क्या है 1 अपान गामा, तो गामा बटा गामा कितना हो गया 1 आ गया, अंदर गुणा कर दे इसमें, T गामा गामा P 1 माइनस गामा अपान गामा, ये आएगा इक्वल टू नियतांक, इक्वल टू नियतांक। अब यहाँ पर गामा ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा यहाँ 1, तो आपका मान कितना आएगा, कितना आ गया, T P 1 माइनस गामा अपान गामा इक्वल टू नियतांक। तो ये किसके बीच संबंध आ गया आपका, T और P के बीच संबंध आ गया। तो हम थोड़ा चेंज करके हम एक दूसरे में संबंध निकाल सकते हैं। बस समीकरण 2 ही यूज हो रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, जिसको निकालना है उसको रख रहे हैं, बाकी को हटा रहे हैं। फिर आपके 3 संबंध निकल गए इसमें। तो ये हो गया आपका P, V और T में संबंध। और किससे निकाला, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। आगे है आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक से क्या समझते हैं, जैसे अभी तक क्या बताया गया, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक से क्या समझते हैं देखते हैं। जैसे कि अभी तक ये बताया गया कि जैसे किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, कार्य होता है।
ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, कार्य होगा। तो जरूरी नहीं है कि केवल ऊष्मा देने से ही कार्य हो, कार्य से भी ऊष्मा होता है या कार्य से भी दूसरा कार्य होता है। जैसे कि हम बर्फ को क्या करते हैं, एक तरीका है उसको पिघलाने का, बर्फ को क्या करें, हम गर्म करें, ऊष्मा दें तो उससे क्या हो जाएगा, वो पिघलने लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है, यदि हम दोनों को घिसें तो भी क्या होगा, ताप बढ़ेगा और आपका बर्फ क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। उसी प्रकार यदि हथौड़ी से हम लोहे को मारते हैं तो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है वहां पे। तो वहां पर क्या हो रहा है, हम कार्य कर रहे हैं, कार्य द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। कार्य द्वारा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार ऊष्मा से कार्य और कार्य से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का जो इसमें नियम है वो क्या बताता है, कार्य से ऊष्मा या ऊष्मा से कार्य प्राप्त हो, कार्य से क्या हो, ऊष्मा प्राप्त हो या ऊष्मा से कार्य प्राप्त हो। ऊष्मा का जो आपका परिमाण है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है आपका, या जो कार्य का परिमाण है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या है आपका इसका नियम, ऊष्मा से कार्य प्राप्त करें या कार्य से ऊष्मा प्राप्त करें, जो कार्य का परिमाण है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका अर्थ क्या है, आपका कार्य या आपका ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है W के। यह है आपका यांत्रिक तुल्यांक का नियम, Q अनुक्रमानुपाती W या W अनुक्रमानुपाती Q। अगर इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, Q W। यहाँ पर जो J है वही क्या कहलाता है, आपका यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। J को ही क्या कहते हैं अपन, यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया, J यहाँ क्या है आपका, यांत्रिक तुल्यांक। J को क्या कहते हैं हम, यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो फर्स्ट में आपका Q अनुक्रमानुपाती W लिखे थे, उसको इस प्रकार लिख लेंगे, W अनुक्रमानुपाती Q, इस प्रकार से। तो आपका W इक्वल टू क्या हो जाएगा, J Q। जो यहाँ पर J आपका क्या होगा, यांत्रिक तुल्यांक, या J इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, W अपान Q। J क्या हो गया, W अपान Q। इसका मात्रक SI मात्रक, SI मात्रक क्या हो जाएगा, SI मात्रक क्या होगा, W का क्या हो जाएगा आपका जूल, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल, और इसके लिए कैलोरी। तो क्या हो गया आपका मात्रक जूल प्रति कैलोरी, ये हो गया इसका मात्रक। और J का मान होता है SI में, J का मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी, ये इसका मान होता है J का 4.18 जूल प्रति कैलोरी।
इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको बना सकते हैं इस सूत्र से। जैसे 100 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना? 100 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। ऊष्मा आपको कितना बोला है उत्पन्न करने के लिए? 100 किलो कैलोरी। तो हमारा कैलोरी में आएगा, तो किलो कैलोरी के सबसे पहले क्या करेंगे? कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 100 किलो को कैलोरी को यदि कैलोरी में कन्वर्ट करते हो तो क्यू, आपका क्यू का मान कितना आएगा? कितना आएगा? यहाँ पे जैसे क्यू कितना उत्पन्न करना है बोलता है? 100 किलो कैलोरी। तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 100 गुणित 10 की घात 3 कैलोरी। ये हो गया आपका सूत्र। क्या है? W इक्वल टू जे क्यू, ये सूत्र है। J का मान कितना है? 4.18 और आपका Q का मान कितना है? कितना है? 100 गुणित 10 की घात 3। तो कितना आ जाएगा आपका मान? W इक्वल टू 4.18 इंटू, यहाँ पर 10 की घात 3 है, यहाँ 2 जीरो और है, तो 10 की घात कितना हो गया? 5। तो यहाँ गुणित 10 की घात 5 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा, तब कितना उत्पन्न होगा? 100 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये आपका आज का था आपका यांत्रिक तुल्यांक के बारे में। आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।